जय हिंद दोस्तों। तो आज हम प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की आरआरबी एएलपी और जेई जैसे एग्जामों के लिए जो इलेक्ट्रीशियन की बुक आई है, ठीक है, उसमें आज हम चैप्टर 13 के विद्युतिक सहायक सामग्री चैप्टर को जो है इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इसमें जो भी वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव के प्रश्न दिए गए हैं उन सभी को एक बार हम जो है इसमें रिवीजन करेंगे। ठीक है, और इससे पहले कि सभी चैप्टरों की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चलिए पहले सवाल से जो है वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि HRC फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर होता है। HRC फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर होता है क्या? तो ऑप्शन सी 1.1। ठीक है, 1.1 निम्नलिखित चिन्ह क्या दर्शाता है? निम्नलिखित चिन्ह जो है ये क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन सी कार्टिक फ्यूज। ठीक है, कार्टिक फ्यूज। अगला सवाल है कि एक परिपथ फ्यूज एवं तापीय अतिभार रिले द्वारा संरचित होता है। शॉर्ट सर्किट दोष की दिशा नहीं। एक परिपथ फ्यूज एवं तापीय अतिभार रिले द्वारा संरचित होता है, शॉर्ट सर्किट दोष की दशा नहीं जो है ऑप्शन ए फ्यूज पहले प्रचालित होगा। फ्यूज जो है पहले प्रचालित होगा। अगला सवाल है कि एचआरसी फ्यूज में विच्छेदन और अंतिम धारा शून्य के बीच का समय होता है। तो ऑप्शन ए आर्कन काल। ठीक है, आर्कन काल। अगला सवाल है कि बंद अतिधारा बचाव द्वारा परिपथ के लिए केवल में आवश्यक धारा प्राप्त करने के लिए सामान्य धारा वहन क्षमता के लिए रेटिंग फैक्टर का गुणांक होना चाहिए जो निम्न होता है। तो ऑप्शन ए 0.81। ठीक है, 0.81। अगला सवाल है कि यदि किसी विद्युतीय प्रतिष्ठान का आईसीटीपी स्विच बंद अवस्था में है तो वे स्विच से संयोजित भार सामान्य रूप से कार्य कर रहा है, इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन ए स्विच में एल व ई के बीच भूदोष। स्विच में एल व ई के बीच भूदोष। अगला सवाल है कि थ्री पिन प्लग टॉप में अर्थिंग पिन को मोटा करने का कारण है। अर्थिंग पिन को जो है मोटा करने का कारण है ऑप्शन बी अधिक क्षरण धारा वहन कर सके। अगला सवाल है कि 3 फेज लाइन में परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला स्विच है। तो यह है ऑप्शन ए आईसीटीपी। 3 फेज लाइन परिपथ में ऑन ऑफ करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला स्विच है आईसीटीपी। अगला सवाल है कि लघुरूप परिपथ वियोजक का प्रयोग आवश्यक है। लघुरूप परिपथ वियोजक का प्रयोग जो है आवश्यक है। तो ऑप्शन सी भवन के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में 3 पिन वाले प्लग में तीसरी पिन किस लिए प्रदान की जाती है? तीसरी पिन जो है ये किस लिए प्रदान की जाती है? ऑप्शन बी भू संपर्कन प्रदान करने के लिए। ठीक है, भू संपर्कन प्रदान करने के लिए। अगला सवाल है कि 15 एम्पीयर की क्षमता का कौन सा आउटलेट संयोजित किया जाता है? 15 एम्पीयर की क्षमता का कौन सा आउटलेट संयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन सी डीपी स्विच के द्वारा। ठीक है, डीपी स्विच के द्वारा। अगला सवाल है कि किसी सर्किट में थर्मोस्टेट स्विच का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? किसी सर्किट में थर्मोस्टेट स्विच का उपयोग करने का उद्देश्य यहाँ पे क्या है? तो ऑप्शन बी तापमान नियंत्रित करना। ठीक है, तापमान नियंत्रित करना। स्विचों को डैश एसेसरीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। स्विचों को डैश एसेसरीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन डी कंट्रोलिंग के। ठीक है, कंट्रोलिंग के। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस धातु का फ्यूज तार में उपयोग नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस धातु का फ्यूज तार में उपयोग नहीं होता है? तो ऑप्शन डी स्टेनलेस स्टील का। ठीक है, स्टेनलेस स्टील का। इंसुलेशन परीक्षण के लिए किस धारा का प्रयोग किया जाता है? इंसुलेशन परीक्षण के लिए जो है किस धारा का प्रयोग जो है किया जाता है? तो ऑप्शन सी दिष्ट धारा का। ठीक है, दिष्ट धारा का। अगला सवाल है कि चुंबकीय अतिभार रिले को तापीय अतिभार रिले के द्वारा किस प्रकार तुलना की जाती है? चुंबकीय अतिभार रिले को तापीय अतिभार रिले के द्वारा किस प्रकार तुलना की जाती है? तो ऑप्शन डी धीमे के द्वारा। ठीक है, 100 या धीमा के द्वारा। एमपीसीबी का पूरा नाम क्या है? एमपीसीबी का पूरा नाम यहाँ पे क्या है? तो ऑप्शन सी मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। स्विचों को डैश एसेसरीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। स्विचों को डैश एसेसरीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो ऑप्शन ए कंट्रोलिंग के रूप में। ठीक है, कंट्रोलिंग के रूप में।
अगला सवाल है कि परगलन परगलन घटक हमेशा होना चाहिए। परगलन घटक हमेशा होना चाहिए, तो ऑप्शन बी एक से अधिक। ठीक है, क्या होना चाहिए? एक से अधिक। सुरक्षा उपकरण के तौर पर इनमें से किसको प्रयोग में लाते हैं? सुरक्षा उपकरण के तौर पर इनमें से किसको प्रयोग में लाते हैं? तो ऑप्शन बी सभी विकल्प यहाँ पे सही है। एमसीबी को लाते हैं, रिलेज को लाते हैं और फ्यूज को लाते हैं। 1.5 ट्रिलियन कंडीशनर के लिए किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है? 1.5 ट्रिलियन कंडीशनर के लिए किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी 20 एम्पियर का। ठीक है, 20 एम्पियर का। अगला सवाल है कि रक्षित परिपथ को बाईपास करने वाली तार को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन बी जंपर। ठीक है, जंपर। मोटर परिपथ में फ्यूज लगाने का क्या उद्देश्य है? मोटर परिपथ में फ्यूज लगाने का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन बी लघु परिपथ सुरक्षा। मोटर परिपथ में फ्यूज लगाने का क्या उद्देश्य है? लघु परिपथ सुरक्षा। अगला सवाल है कि फ्यूज धारा के डैश प्रभाव से संचालित होता है? फ्यूज धारा के डैश प्रभाव से संचालित होता है? तो ऑप्शन सी ऊष्मीय प्रभाव से। ठीक है, ऊष्मीय प्रभाव से। अगला सवाल है कि फ्यूज का मान व्यक्त किया जाता है। फ्यूज का मान जो है ये व्यक्त किया जाता है, तो ऑप्शन बी धारा में। ठीक है, धारा में। डीसी मोटर या डीसी परिपथों के लिए एमसीबी किस रंग की नॉब वाली होती है? तो ये होती है ऑप्शन सी काले रंग की नॉब वाली। ठीक है, काले रंग की नॉब वाली। अगला सवाल है कि रेलवे में सामान्यतः प्रयुक्त किए जाते हैं। रेलवे में सामान्यतः प्रयुक्त किए जाते हैं क्या? तो ऑप्शन ए एयर ब्रेक परिपथ वियोजक। एयर ब्रेक परिपथ वियोजक। अगला सवाल है कि निम्न में से किस परिपथ भंजकों निम्नलिखित में से किस परिपथ भंजकों में उच्च विश्वसनीयता व नगण्यता देख रेख होती है? तो ये होती है ऑप्शन बी SF6 परिपथ भंजन में। SF6 परिपथ भंजन में। अगला सवाल है कि बिजली के झटके से बचने के लिए सुरक्षा के अंतिम उपाय की व्यवस्था सर्किट के बिजली आपूर्ति पक्ष के बजाय स्वयं उपकरण पर की जा सकती है। इस सुरक्षा को क्या कहा जाता है? तो इस सुरक्षा को जो है ऑप्शन ए ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्शन कहा जाता है। ठीक है, ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्शन कहा जाता है। अगला सवाल है कि बुकोलज रिले एक डैश संचालित रिले है। बुकोलज रिले एक डैश संचालित रिले है। तो ऑप्शन बी गैस। ठीक है, गैस संचालित रिले है। अगला सवाल है कि थर्मल रिले किस सिद्धांत पर काम करता है? थर्मल रिले जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन बी ऊष्मा प्रभाव पर। ठीक है, ऊष्मा प्रभाव पर। निम्नलिखित में से कौन सी सर्किट ब्रेकर न्यूमेटिक ऑपरेटिंग मैकेनिज्म का उपयोग नहीं करती है? निम्नलिखित में से कौन सी सर्किट ब्रेकर न्यूमेटिक ऑपरेटिंग मैकेनिज्म का उपयोग नहीं करती है? तो ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर जो है ये कार्य नहीं करती है। ठीक है, जबकि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर करती है, एयर सर्किट ब्रेकर करती है और SF6 ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर भी करती है। अगला सवाल है कि घरेलू वायरिंग और छोटी इकाइयों के लिए सुरक्षा उपायों हेतु निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए? घरेलू वायरिंग और छोटी इकाइयों के लिए सुरक्षा उपायों हेतु निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए? ऑप्शन है एमसीबी का। SF6 का पराविद्युतीय सामर्थ्य है। SF6 का पराविद्युतीय सामर्थ्य क्या है? तो यह है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी तेल परिपथ वियोजक में प्रयुक्त तेल से कम होता है। तेल परिपथ वियोजक में प्रयुक्त तेल से कम होता है। अगला सवाल है कि मोटर परिपथ में फ्यूज क्या प्रदान करता है? मोटर परिपथ में फ्यूज क्या प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है ऑप्शन बी लघु परिपथ संरक्षण। ठीक है, लघु परिपथ संरक्षण। अगला सवाल है कि रिले फ्यूज किसकी सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? रिले फ्यूज किसकी सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? तो ऑप्शन सी मोटर्स के लिए और ट्रांसफार्मर्स के लिए। ठीक है, मोटर्स और ट्रांसफार्मर्स के लिए। अगला सवाल है कि फ्यूज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फ्यूज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे गलत है। यह शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करता है। ठीक है, फ्यूज परिवेश के तापमान से स्वतंत्र होता है। केवल सिंगल पोल वर्जन उपलब्ध है। यह संभावित पदार्थों के इलेक्ट्रिकल और थर्मल गुणधर्मों पर काम करता है। अगला सवाल है कि 3 से 4 सेकंड तक अपने मान के दोगुने धारा प्रवाह वहन करने में सक्षम फ्यूज डैश होता है। तो ऑप्शन बी HRC फ्यूज। ठीक है, HRC फ्यूज।
अगला सवाल है कि इनमें से क्या कम वोल्टेज वाले सिस्टम से ज़्यादा करंट के लिए सबसे किफ़ायती सुरक्षा है। इनमें से क्या कम वोल्टेज वाले सिस्टम में ज़्यादा करंट के लिए सबसे किफ़ायती सुरक्षा है। तो ऑप्शन ए रिवायरेबल फ्यूज, ठीक है, रिवायरेबल फ्यूज। अगला सवाल है कि एचआरसी फ्यूज में कट ऑफ और फाइल करंट जीरो के बीच के समय को डैश कहा जाता है। एचआरसी फ्यूज में कट ऑफ और फाइल करंट जीरो के बीच के समय को डैश कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आर्किंग टाइम, ठीक है, आर्किंग टाइम। अगला सवाल है कि ऊष्मा रिले डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊष्मा रिले डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन बी तापन प्रभाव पर, ठीक है, तापन प्रभाव पर। किसी परिपथ ब्रेकर के कार्य में संपीड़ित वायु की आवश्यकता होती है। किस परिपथ ब्रेकर के कार्य में संपीड़ित वायु की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन बी ए बी सी बी की, ठीक है, ए बी सी बी। डैश के मामले में घरेलू वायरिंग में एमसीबी सप्लाई ट्रिप कर देता है। डैश के मामले में घरेलू वायरिंग में एमसीबी सप्लाई ट्रिप कर देता है। तो ऑप्शन डी ओवर करंट के, ठीक है, ओवर करंट के। अगला सवाल है कि रीवायरेबल फ्यूज वायर के रूप में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। रीवायरेबल फ्यूज वायर के रूप में किस सामग्री का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन बी लेड का, ठीक है, लेड का। अगला सवाल है कि विद्युत परिपथ को अतितापन से किसके द्वारा बचाया जा सकता है। विद्युत परिपथ को अतितापन से किसके द्वारा बचाया जा सकता है। ऑप्शन सी फ्यूज के, ठीक है, फ्यूज के। अगला सवाल है कि डीसी सप्लाई के मामले में फ्यूज निम्नलिखित में लगाए जाते हैं। डीसी सप्लाई के मामले में फ्यूज निम्नलिखित में लगाए जाते हैं। ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों में, यानी पॉजिटिव वायर में लगाए जाते हैं और निगेटिव वायर में लगाए जाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव वायर और निगेटिव वायर दोनों में। अगला सवाल है कि ऐसा फ्यूज जो कि निर्धारित विद्युत धारा के मान से काफ़ी अधिक धारा भी केवल कुछ क्षणों के लिए सह सके कहलाता है। तो ऑप्शन सी एचआरएस फ्यूज, ठीक है, एचआरसी फ्यूज। अगला सवाल है कि मानव शरीर से गुजरने वाली धारा से कोई सनसनाहट महसूस नहीं होती यदि उसकी मात्रा होती है क्या, ठीक है, यदि उसकी मात्रा हो। ऑप्शन ए 1 mA से कम, ठीक है, 1 mA से कम। अगला सवाल है कि एचआरसी फ्यूज से तात्पर्य है, एचआरसी फ्यूज से तात्पर्य है। तो ऑप्शन बी हार्ड हार्ड रफ्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, ठीक है। अगला सवाल है कि थ्री फेज घरेलू इलेक्ट्रिक वायरिंग में निम्नलिखित स्विच का प्रयोग किया जाता है। तो थ्री फेज घरेलू इलेक्ट्रिक वायरिंग में निम्नलिखित स्विच का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी आईसीटीपी का, ठीक है, आईसीटीपी का। अगला सवाल है कि एचआरसी फ्यूज प्रदान करता है, एचआरसी फ्यूज प्रदान करता है। तो ऑप्शन बी लघु परिपथ सुरक्षा, ठीक है, लघु परिपथ सुरक्षा। अगला सवाल है कि नियमानुसार किसी स्थापन में क्षरण धारा पूर्ण भार धारा के कितने भाग से अधिक का नहीं होना चाहिए, कितने भाग अधिक नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन सी 1/5000 पार्ट, ठीक है, 1/5000 पार्ट से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला सवाल है कि घरेलू वायरिंग में सामग्री और केबल का आकलन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। घरेलू वायरिंग में सामग्री और केबल का आकलन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन डी वायरिंग चित्र और परिपथ क्षेत्र की, वायरिंग चित्र और परिपथ क्षेत्र की। अब हम इसमें दिए गए सभी वन लाइनर प्रश्नों को जो है एक बार देख लेंगे दोस्तों, ठीक है। BIS की विद्युतीय वायरिंग के नियमानुसार लाइट एंड फैन के प्रत्येक उप परिपथ में 10 से अधिक और पावर के प्रत्येक उप परिपथ में 2 से अधिक उपभोग बिंदु नहीं होने चाहिए, ठीक है। विद्युतीय वायरिंग के नियमानुसार नियंत्रक स्विच बोर्ड की फर्श से ऊंचाई 1.3 मीटर होनी चाहिए। घर के बाहर स्थापित किए जाने वाले लाइट पॉइंट सदैव जल रोधी प्रकार के होने चाहिए, ठीक है। अगला है कि फ्यूज थर्मल रिले आदि सुरक्षा युक्तियां हैं जो कि परिपथ को क्षरण से बचाती है। किसी भी परिपथ में धारा के प्रभाव को नियंत्रित करने हेतु स्विच तथा सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी परिपथ में फेज तार न्यूट्रल तार के संपर्क में आ जाए तो उसका फ्यूज जो है उड़ जाता है। लैंप परिपथ में सोल्डर सहित लैंप के साथ सिंगल पोल स्विच लगाया जाता है, ठीक है।
अगला सवाल है कि जीने की परिपथ के लिए टू वे स्विच प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें एक स्विच भवन की एक मंजिल पर तथा दूसरा स्विच दूसरी मंजिल पर लगाया जाता है। मोटर स्विच अनेक घरेलू विद्युत उपकरणों को एक साथ नियंत्रित करने के लिए लगाया जाता है। नाइफ स्विच की धारा रेटिंग 1200 एम्पीयर या इससे अधिक होती है। सर्किट ब्रेकर स्विच को एक परिपथ के भूमिगत चालक से अवश्य संपर्कित करना चाहिए। विद्युतीय वायरिंग हेतु तांबे के तार, एल्युमिनियम के तार, जीआई तार तथा पीवीसी तार प्रयोग किए जाते हैं। अगला सवाल है कि वायरिंग में सॉकेट, होल्डर व स्विच को मैक्रोसीट पर फिट किया जाता है। सीलिंग स्विच एक बार दबाने पर परिपथ ऑन हो जाता है तथा दूसरी बार दबाने पर ऑफ हो जाता है। दो पोल आयरन क्लेच स्विच में प्रत्येक लाइन के श्रेणी क्रम में एक फ्यूज लगा होता है। 3 पोल आयरन क्लेच स्विच 3 फेज लाइनों को एक साथ ऑन ऑफ कर देता है। डीपीआईसी तथा टीपीआईसी प्रकार के स्विच ऊपर की दिशा में ऑन तथा नीचे की दिशा में ऑफ होते हैं, जबकि अन्य स्विच ऊपर की दिशा में ऑफ होते हैं। अगला सवाल है कि सचल विद्युतीय उपकरणों की मेन लीड को सॉकेट में संयोजित करने वाली युक्ति प्लग टॉप कहलाती है। बायोनेट कैप लैंप होल्डर के रिम में 2 विशेष आकृति के खांचे बने होते हैं, जिसमें लैंप की टोपी में उभरी हुई फंस जाती है। BIS 732 के अनुसार बायोनेट कैप लैंप होल्डर्स का प्रयोग 200 वाट के लैंपों के लिए ही किया जाना चाहिए। एडिशन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर्स के लिए रिम में चूड़ियाँ बनी होती है। अगला सवाल है कि गोलियथन एडिशन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर्स अधिक वोल्टेज वाले स्टूडियो, हेलाइट, फोल्ड लाइट, फोक्सिंग आदि प्रकार के लैंपों के साथ उपयोग किए जाते हैं। क्वार्ट्रिक फ्यूज में प्रायः तांबे व टीन की मिश्र धातु का तार कांच अथवा पार्सेलेन में बंद कर दिया जाता है। MCB में ओवरलोड स्थिति में स्वतः ही ऑफ होने की व्यवस्था प्रायः द्विधात्विक युक्ति के द्वारा संपन्न होती है। मिनिएचर परिपथ विद्युत 5 एम्पीयर से 60 एम्पीयर पर कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं। अगला सवाल है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का प्रचालन AC तथा DC दोनों सिग्नलों द्वारा किया जा सकता है। डंक्सन रिले में बल लागू घूर्णन करने वाली डिस्क के कारण उत्पन्न होता है, जो भंवर धाराओं के कारण घूमती है। ओवरलोड रिले, जिसकी मौलिक संरचना सामान्य प्रकार की चुंबकीय रिले के समान होती है, तो ट्रिपल रिले के नाम से भी जाने जाता है। ताप रिले विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होती है। विद्युत चुंबकीय रिले का उपयोग वोल्टेज स्टेबलाइजर, वोल्टेज रेगुलेटर, मशीन के कंट्रोलर, परिपथ, रिमोट कंट्रोलर से संचालित उपकरणों, रेफ्रिजरेटर, टेलीफोन एक्सचेंज ट्रांससीवर इत्यादि में किया जाता है। अगला सवाल है कि ताप रिले के द्विधात्विक तत्व में 2 निकेल स्टील अलॉय को परस्पर वेल्ड की हुई स्ट्रिप होती है। प्रगलन घटक न्यूनतम प्रगलन धारा तथा निर्धारित धारा मान का अनुपात होता है, जिसका मान इकाई से अधिक होती है। 3 फेज AC लाइन में फेजों को लाल, पीले एवं नीले रंग द्वारा चिह्नित किया जाना चाहिए। केबल का धारा वहन क्षमता, जिसमें प्रयोग किए गए तारों की मोटाई तथा तारों की संख्या पर निर्भर करती है। केबल के 2 भिन्न ग्रेडों 230 से 400 वोल्ट एवं 650 से 1100 वोल्ट में बनाया जाता है। अगला सवाल है कि छोटे व्यवसायों में प्रयुक्त कंट्रोलर प्रणाली में कंट्रोलर रिले प्रयोग की जाती है, जो कि 24 वोल्ट कंट्रोलर के स्थान पर 240 वोल्ट कंडेंसिंग की सप्लाई करती है। औद्योगिक संस्थानों, फैक्ट्रियों इत्यादि में LAN की सुविधा UTP यानी अनसाइडेड ट्विस्टेड पेयर केबलों के माध्यम से ही प्रदान की जाती है। वायरिंग लेआउट में प्रयुक्त केबल पूर्ण रूप से ड्रिड रबर या PVC आवरण द्वारा ढके हुए होने आवश्यक हैं। भवन वायरिंग में प्रयुक्त सभी संबंधी उपकरण भारतीय विद्युतीय नियम वर्ष 1956 के नियम 50, 51 तथा 61 के अनुरूप होने चाहिए। अगला सवाल है कि भवन की वायरिंग ऐसी होनी चाहिए कि तारों की जांच सरलता से हो सके। मानक रूप से इनकैंडिसेंट लैंपों का निर्धारण 60 वाट, छत के पंखों, टेबल फैन व सॉकेट आउटलेट पॉइंटों का निर्धारण 60 वाट एवं शक्ति के आउटलेट सॉकेट का निर्धारण
1000 वाट माना जाता है। वायरिंग लेआउट में लैंप्स का क्रॉस एक्स प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। भवनों में बैटन डक्ट कंड्यूट आदि प्रकारों की वायरिंग प्रयोग की जाती है। भवनों की वायरिंग में स्टील फीता, साहुल, ट्राई स्क्वायर, सीडी, पेंसिल, पैमाना, रंगीन चौक आदि वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। भवन वायरिंग लेआउट में विद्युत लाइन में प्रवेश एवं निर्गत स्थानों को चिन्हित किया जाता है। अगला सवाल है कि भवन वायरिंग में एक कक्ष में सामान्यतः बेड के निकट एक लैंप, पार्श्व पर दीवार पर एक ट्यूबलाइट, कक्ष के मध्य में एक पंखा, पार्श्व पर दीवार पर 2 सॉकेट आदि उपभोग बिंदु स्थापित किए जाते हैं। 2-3 मंजिलों से अधिक मंजिलों वाले भवनों में विद्युतीय वायरिंग स्थापित करने हेतु लगभग 4x4 आकार का एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ बनाया जाता है। बहुमंजिले भवनों के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में एक एमसीबी का प्रयोग आवश्यक रूप से किया जाता है। विद्युतीय वायरिंग को उप परिपथ में विभक्त किया जा सकता है और लाइट एंड फैन तथा पावर के लिए पृथक पृथक उप परिपथ तैयार किए जाने चाहिए। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों हम यहीं पे जो है वो समाप्त करते हैं, ठीक है। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।